बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं बात करूँगा कि जब आप स्टाम्प पेपर के ऊपर कोई रकबा ख़रीद लेते हैं, कोई मकान ख़रीद लेते हैं, तो आप उस स्टाम्प पेपर को कैसे महफूज़ बना सकते हैं, उसकी कानूनी तौर पे उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं कि अगर आपका कल को मामला अदालत के अंदर चला जाए, तो वहाँ आपका वो स्टाम्प वो आपके काम आ सके। सबसे पहले तो ये ज़हन में रखें कि जब भी ज़मीन कोई फ़रोख्त की जाती है तो सेल मुकम्मल उसी सूरत में होती है जब ख़रीदार को कब्ज़ा मिल जाता है और बेचने वाले को अपनी पेमेंट मिल जाती है। जब ये दोनों काम मुकम्मल हो जाते हैं तो आप सब रजिस्ट्रार ऑफ़िस में जाके रजिस्ट्री करवा देते हैं। वो जो रजिस्ट्री होती है जिससे कबल आप तमाम गवर्नमेंट के टैक्सेस देते हैं, वो है आपकी कंप्लीट सेल। और रजिस्ट्री जो है वो है आपका टाइटल डॉक्यूमेंट, मलकियत का सबूत। ये तो हो गया जो एक्चुअल तरीका है ज़मीन की फ़रोख्त का। अब एक दूसरा तरीका जो हमारे यहाँ राइज है और बहुत कसरत के साथ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि आप ज़मीन की कीमत दे देते हैं, ज़मीन का कब्ज़ा ले लेते हैं, लेकिन एक सिंपल स्टाम्प के ऊपर आप अपना ये मुआहदा तहरीर कर लेते हैं। उस स्टाम्प की अहमियत इंतहाई कम है। जो पहले रजिस्ट्री का ज़िक्र किया वो तो हो गया कि मुकम्मल सबूत। ये स्टाम्प जो है इसकी अहमियत इंतहाई कम होती है। आज हम इसी स्टाम्प के ऊपर बात करेंगे। एक तो होता है कि आपने 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपके पास रुपए कम है, आपने 20 लाख रुपया दिया और उसकी एक तहरीर तैयार कर ली। बेचने वाला आपको लिख देगा कि मैंने 20 लाख ले लिए, 30 लाख बकाया है, वो मुझे फलां तारीख तक अदा होगा, जब मुझे वो अदा हो जाएगा, मैं रजिस्ट्री करवा दूंगा। अगर तो इस तरह का मुआहदा है कि पार्शल पेमेंट है, कुछ रकम अदा कर दी है, कुछ अभी करनी है, ज़ाहिर है अब आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते तो आपने स्टाम्प लिख ली है। ये तो हो गया ठीक। लेकिन अगर आप पूरी कीमत अदा करके भी और यही एक स्टाम्प ही लिखें कि छोड़ें जी रजिस्ट्री का खर्चा बचाते हैं। बाज़ औक़ात लोग कह देते हैं और दुनिया लेती है जनाब इसी तरीके से, सब बेचते हैं जनाब, ये देखें स्टाम्प फलां ने भी स्टाम्प पे ली है, फलां ने भी। तो लोग बातों में आके लोग कर देते हैं कि चलो सब अगर इस तरह कर रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं। लेकिन ये है गलत तरीका और इंतहाई गलत तरीका। जब आपने पूरी रकम दे दी है तो उसकी प्रॉपर रजिस्ट्री करवाएं। आप अगर अदालतों में मौजूद केसेस को देखेंगे तो उन केसेस में एक बहुत बड़ी तादाद वो इन केसेस की है कि जिसमें लोगों ने स्टाम्प पे मुआहदा किया होता है जिसे एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं, इकरारनामा बै कहते हैं, और बाद में जो बेचने वाला है वो रजिस्ट्री से इनकार कर देता है क्योंकि ज़मीन की कीमत बढ़ चुकी होती है, वो मज़ीद पैसे मांगता है, तो ऐसी सूरत में मामला चला जाता है अदालत के अंदर। अब आ जाए कि अगर आपने स्टाम्प लिखना ही है तो उसको किस तरीके से लिखा जाए। पहली बात ये ज़हन में रखें कि इसमें कम से कम दो पार्टीज होती हैं, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला। इसको आपने इंतहाई वाज़े, साफ-सुथरा, ये मुकम्मल एड्रेस के साथ, मुकम्मल बंदे का नाम, उसकी बल्दियत, हर चीज़ प्रॉपर क्लियर तहरीर होनी चाहिए। दूसरी इंतहाई इम्पोर्टेंट बात कि कोई भी शख्स सिर्फ़ अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता है। अगर कोई आपको स्टाम्प लिख के दे रहा है कि मैं अपनी और अपने भाई की या अपनी बहन की प्रॉपर्टी वो मैं आपको फ़रोख्त कर रहा हूँ, उसके मैं पैसे ले रहा हूँ, तो ऐसा आप हरगिज़ ना करें। रीज़न ये है कि कोई भी शख्स सिर्फ़ अपनी हद तक वो आपको लिख के दे सकता है, किसी की तरफ से वो लिख के नहीं दे सकता। अगर किसी की तरफ से वो लिख के दे रहा है तो उसको भी इस स्टाम्प में पार्टी बनना चाहिए और हर सूरत बनना चाहिए। एक तो ये हो गया कि आपने पार्टीज़ का ध्यान रखना है। अब दूसरा आ जाए कि उस प्रॉपर्टी का, कि जिस प्रॉपर्टी की आप डील कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी, उसका सही तफसील के साथ उसका जिक्र होना चाहिए कि ये इसकी लोकेशन क्या है, अगर खसरा नंबर है तो इसका खसरा नंबर क्या है, अगर मकान बना हुआ है तो उस मकान की डिटेल होनी चाहिए। एग्जैक्ट जो उसकी सिचुएशन है आपने वो
उसके अंदर उसको तहरीर करना है। अब आगे आ जाएं गवाहान, कि आपके जो गवाहान हैं कम अज कम दो होने चाहिए। बेहतर ये है कि आप दो से ज्यादा गवाहान उसमें ऐड कर लें, ताकि कल को अगर कोई एक आध शख्स फोत हो जाता है या एक आध शख्स कोई आने से इनकारी हो जाता है, या आप देखते हैं कि ये सही गवाही नहीं देगा, ये मेरा साथ नहीं देगा, हक बात नहीं करेगा आके, तो आपको पता हो कि मेरे पास अल्टरनेट मौजूद है। रीजन ये है कि जब तक दो गवाह आके आपकी उस बात को साबित ना करें, आपका वर्जन जो है उसको सपोर्ट ना करें, तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, जो आपका एग्रीमेंट टू सेल जो आपने मुआहदा कर रखा है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो डील हुई है कि इतने लाख देने हैं, इतने लाख दे चुके हैं, इतने लाख फलां तारीख तक देने हैं, ये चीज़ें इंतहाई वाज़े तौर पे आपने उस पर तहरीर करनी है। इसमें इंपॉर्टेंट बात साथ में ये भी है कि जो आप उसमें तहरीर कर रहे हैं, अगर तो आपने डेट फिक्स कर दी है कि बकाया पैसे फलां तारीख तक अदा करने हैं, तो फिर आपने उस डेट की पाबंदी करनी है। एक है कि आपने ओपन रखा है कि आप कहते हो 20 लाख दे दिया, जब बाकी का 30 लाख दिया जाएगा तो रजिस्ट्री करा ली जाएगी। अब इसमें कोई डेट फिक्स नहीं है, तो इसमें आपको टाइम मिल जाता है, आप साल में अदायगी करें, दो में करें, आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप टाइम बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आपने एक टाइम फिक्स कर दिया कि 6 जून 2021 को अदायगी की जाएगी, तो फिर आपने उस तारीख तक अदायगी करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप मुआहदे से मुनारिफ हो रहे हैं। अब जब एक इस तरह का मुआहदा हो गया, लेकिन उसमें कल को एक पार्टी परे हट गई है, वो अपने हिस्से का रोल अदा नहीं कर रही। मसलन मैं खरीदार हूं, मैं तो पैसे दे रहा हूं, लेकिन बेचने वाला कहता है मैंने नहीं बेचनी है प्रॉपर्टी। अब मेरे पास क्या है, मैंने अब अदालत में जाना है। मैं अदालत में जाके दावा तमील मुख्तस, ये इस दावे का नाम होता है, दावा तमील मुख्तस, वहां मैं जाके दायर करूंगा। उस टर्म को मैं बुनियाद बनाऊंगा कि ये हमारा आपस में एग्रीमेंट हुआ था, ये बंदा अब मुझे प्रॉपर्टी बेच नहीं रहा, रजिस्ट्री नहीं करवा रहा, इतने पैसे इसने लिए हुए हैं, बाकी की रकम मुझसे ले और मेरे नाम रजिस्ट्री करवाए। पहले ये जहन में रखें कि आपने 15,000 रुपया कोर्ट फीस देनी है। ये पहली पेनल्टी आपको पड़ेगी कि 15,000 रुपया कोर्ट में जमा कराओ। दूसरा, अदालत आपको ये हुक्म दे सकती है कि आपने जो 30 लाख रुपया आप खुद कह रहे हैं कि बाकी रहते हैं, जो भी काबिल अदा है, अदालत कहेगी वो अदालत में जमा करवाएं 30 लाख रुपया, वो बतौर सिक्योरिटी पड़ा रहेगा। अगर फैसला आपके हक में हो गया तो ये 30 लाख हम उसको दे देंगे और प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी, करा दी जाएगी। और अगर आप हार गए तो ये आपके पैसे हैं, ये आपको अदालत लौटा देगी 30 लाख रुपया। एक तो पेनल्टी ये पड़ी 15,000 कोर्ट फीस, दूसरी पेनल्टी ये पड़ गई कि 30 लाख रुपया जमा करवाएं, ये सिक्योरिटी में की मद में आपने उधर जमा करा देना है बाकी की रकम। अब अदालत में आपने अपनी बात साबित करनी है। अब आपका उस टाम को जो मैं बात कर रहा था पहले, उसमें एहतियात जो जरूरी होती है, उसकी एक एक चीज को परखा जाएगा। अब एक एक चीज में से क्या आ जाता है, उसमें जनाब ये भी देखा जाएगा कि स्टाम्प जो है वो हमेशा जारी होना चाहिए बेचने वाले के नाम से, कि जो जमीन अपनी बेच रहा है, क्योंकि पैसे उसने लिए हैं, उसने आपको लिख के देना है कि इतने पैसे मैंने ले लिए हैं, बाकी इतने रह गए हैं, वो मैं लेके तो रजिस्ट्री करा दूंगा। स्टाम्प उसके नाम से जारी हो। फिर हमारे यहाँ एक अजीब सिस्टम है कि जो स्टाम्प आपको लिख के देता है, वो जो तहरीर करके देता है स्टाम्प पेपर वाला, उसको भी अदालत बुलाती है कि वो भी आके गवाही दे कि हाँ जी, आज से 4 साल पहले मेरे पास ये दो बंदे आए थे, इनका आपस में ये मुआहदा हुआ था, मैंने ये मुआहदा तहरीर किया था। अब मैंने इसमें इसलिए कहा अजीब बात कि वो जो स्टाम्प पेपर वाला है, वो दिन में 10-15 स्टाम्प इस तरह के लिखता है, उसको किधर याद कि मेरे पास 4 साल पहले ये बंदे आके इनकी ये बातें हुई थी। लेकिन हमारा कोर्ट का सिस्टम ये है कि नहीं, वो आएगा और वो आके बात की तस्दीक करेगा कि इस तरीके से ये हुआ था।
ये बहरहाल एक चलता है जो हमारे इस सिस्टम में, तो जो इतना कोई सेंसिबल नजर नहीं आता कि ऐसा होना चाहिए। फिर इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो अपना स्टाम्प तैयार करते हैं वो नोटरी पब्लिक के पास उसको नोटराइज कराया जाए, प्लस उसका उनके रजिस्टर के अंदर इंदराज होना चाहिए, ताकि वो भी उधर आके अपना रजिस्टर शो कर सके कि वाकई इन दो लोगों के दरमियान फलां तारीख को मुआहदा हुआ था, ये रजिस्टर में साइन भी मौजूद है। ये इसलिए उन सबको बुलाना पड़ता है कि जब वो बेचने वाला इनकारी हो जाता है, वो कहता है जी कि नहीं मैंने तो कोई 20 लाख रुपया नहीं लिया, मैंने तो कोई स्टाम्प नहीं लिख के दिया, तो तब इन सब की जरूरत पड़ती है, स्टाम्प लिखने वाले की या नोटरी पब्लिक वाले की या गवाहान की। लेकिन अगर वो पहले ही तस्लीम कर जाता है कि हाँ मैंने ये स्टाम्प लिख के दिया था, लेकिन अब मैं बेचना नहीं चाह रहा, या इन्होंने मुझे टाइम पे पैसे नहीं दिए, ये लेट हो गए हैं, या मैंने फलां कोई इसमें हमारी शर्त थी वो पूरी नहीं की गई, इसलिए मैं अपनी बात से परे हट रहा हूं, तो फिर तो इन लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर अदालत मेरिट पे उसका फैसला कर देगी। लेकिन अगर वो मुनहरफ हो जाता है, वो इनकारी हो जाता है मुकम्मल, तो फिर आपने गवाहान की मदद से, लिखने वाले की मदद से, नोटरी पब्लिक वाले की मदद से, फिर आपने जो पैसे अदा किए होंगे 20 लाख, वो कोशिश किया करें कि ये कैश वगैरह की बजाय आप बैंक से पेमेंट करें या चेक की सूरत में पेमेंट करें, या कोई ऐसा तरीका आप अपनाएं कि जिसमें आपके पास एक सबूत मौजूद हो कि ये कंसिडरेशन या ये अदायगी ये मैंने कर रखी है। तो क्योंकि वो भी आपको साबित करनी पड़ती है अदालत के अंदर कि कंसिडरेशन कीमत कैसे अदा की गई थी, वो आपके पास सबूत होना चाहिए। तो जब आप इन तमाम बातों का ध्यान करेंगे, और बजाय इसके कि लोग नहीं बॉदर ही नहीं करते हैं, बंदे कहते हैं अब गवाह भी उधर ही कोई पास बैठा हुआ बंदा बुला के उसके दस्तखत ले लेंगे, स्टाम्प भी जो खरीदार है वही अपने नाम का बाजुकात निकलवा के ले आएगा, वो इसी तरीके से प्रॉपर साइन नहीं लोगों के होते हैं नोटरी पब्लिक में, उसके ऊपर स्टैंप तो लगवा लेते हैं स्टाम्प पेपर के ऊपर, लेकिन रजिस्टर के अंदर इंदराज नहीं कराया जाता, जो उनके पास रजिस्टर एक मौजूद होता है जो सरकारी डॉक्यूमेंट की हैसियत रखता है। तो जब आप ये सारे इसके लवाजमात पूरे कर लेंगे तो आप कंपैरेटिवली सेफ हो जाएंगे। वैसे तो ये स्टाम्प पेपर हर सूरत अवॉइड करना चाहिए, ये ट्रबल बनाता ही बनाता है, समझ लें। 100 लोग अगर स्टाम्प पेपर पे जमीन खरीदते हैं तो 90 को तो मुश्किलात बनती ही बनती हैं। और कुछ माजरत के साथ सियाने ऐसे भी होते हैं कि मैंने स्टाम्प पेपर पे जगह ली है, मुझसे आगे किसी और ने स्टाम्प पेपर पे ले ली है, उससे आगे किसी और ने स्टाम्प पेपर पे ले ली है, उनकी कोई हैसियत नहीं होती है, उनके कोई पाँव नहीं होते हैं, क्योंकि जो पहला ही बंदा जिसके पास स्टाम्प पेपर, जिसने सबसे पहले स्टाम्प पेपर पे ली थी, वो खुद बेचारा अभी मालिक नहीं है, तो वो आगे किसी को कैसे बेच सकता है। लेकिन लोग नहीं परवाह करते, कर लेते हैं इस तरह के मुआहदे, और बाद में उनको पछताना ही पड़ता है। ये अंडरस्टूड बात है। बाकी मैं कल भी एक अपनी ऑडियो में मैंने यही बात की कि आजकल ये जो मॉडर्न मेथड आ चुके हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ये जो सोशल मीडिया आपका ये व्हाट्सएप वगैरह, आप जो भी इस तरह का मुआहिदा हो तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लें, बता के कैमरा सामने ऑन करके कि जनाब हमारा ये मुआहिदा हो रहा है, इसकी हम ये एक वीडियो भी अपने पास बतौर सबूत रखना चाह रहे हैं, ताकि कल को अगर हमारा कोई तनाज़ा हो जाता है तो हम इसको अदालत में पेश कर सकें, या किसी लोगों में बैठ के अगर हम अपनी जैसे पंचायत वगैरह होती है वहाँ अगर हम अपना मामला रखें तो हम ये दिखा सकें कि एक्चुअल हमारी ये बातें हुई थी। अब इसको अदालत के अंदर भी इनको काफ़ी अहमियत मिलना शुरू हो गई है, ये जो मॉडर्न मेथड्स हैं एविडेंस के। तो ये जनाब चंद गुजारिशात थी आपसे कि आप जब भी ये मुआहिदा करें तो इसको इस तरीके से महफूज बना लिया करें। और ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप अगर कोई बड़ी डील कर रहे हैं तो बड़ी प्रॉपर्टी की डील्स होती बड़ी हैं, चाहे वो 10 लाख की भी हो, 10 लाख भी कोई कम अमाउंट तो नहीं है। तो अगर आप किसी जानने वाले वकील को कंसल्ट कर लेते हैं तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि कल को कभी भी तनाज़ा हो तो ये वकला नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स को डील करना होता है अदालत में, इस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे केस कॉन्टेस्ट करना होता है, उन्हें बेहतर पता होता है कि ये डॉक्यूमेंट किस तरीके से तैयार होना चाहिए।
जो मैंने इधर बातें आपके सामने रखी हैं इसमें से काफ़ी सी वो पहले ही पूरी कर लेते हैं, कि वो देख लेते हैं कि इसको प्रॉपर तरीके से ये डॉक्यूमेंट जो है ये तैयार हो जाए और होना चाहिए। इसमें लास्ट एक पॉइंट ये भी बोल दूं कि जो जैसे आप रजिस्ट्री करवाते हैं, इसी तरीके से अगर आप इस डॉक्यूमेंट को भी रजिस्टर कराना चाहें, वो रजिस्ट्री नहीं होगी, वो अलग तरह से एक रजिस्ट्रेशन है कि जनाब ये हमने एक डॉक्यूमेंट आपस में तैयार किया है, इसको हम रजिस्टर कराना चाहते हैं। तो वो भी ऑप्शन मौजूद होती है, जब आप रजिस्टर करा देते हैं तो वो ज़्यादा महफूज हो जाता है। लेकिन ये कोई भी नहीं करता होता, बहुत कम ही है कि कोई इस तरीके से करे। लेकिन ये अगर आप ना भी करें, जो बाकी की बातें की हैं, आप अगर उनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपको, अगर कल को ट्रबल बनती है इस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे, तो आपको काफ़ी सेफ्टी मिलेगी जब आपने इसके सब तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रखी होंगी। बहुत शुक्रिया।